1991 के बाद हुए एलपीजी रिफॉर्म्स में इंडिया ने जिस तरह का राह अपनाया, आज हम दुनिया की 4th, 5th, 6th किसी ना किसी पायदान पर हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन चीन बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है और भारत से कम 5 गुना बड़ी जीडीपी खड़ा कर लेगा। बैग टैक्सी में छूट गया जिसमें मेरा पासपोर्ट था। टैक्सी के डिग्गी के अंदर भी कैमरा लगा है, आपका सामान वो नहीं निकाल सकता। सर ये बात मुझे एकदम सरप्राइज कर गई, क्योंकि मैंने अब तक तो ये देखा था कि घर भी हम डबल लॉक करके सोते हैं। चाइना वर्ल्ड से इस समय तकरीबन 80 से 100 साल आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ R&D। हमने अपनी R&D पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया। हमने जैसे कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मैं पहले भी जैसे बोल रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग को हमने इतना जोर नहीं दिया। मैंने कहा ये होना ही था। आज न कल चाइना जिस तरह से घुसा हुआ है साउथ अमेरिका में, ये जिस दिन होश आएगा अमेरिका को, उस दिन अमेरिका इसका बदला लेगा। उसके घर की बात है, पनामा उसके बगल का है, कोलंबिया उसके बगल का है, वेनेजुएला उसके बगल का है। वहां अमेरिका को लगता है कि अब ये हमारा एरिया है, आप यहां नहीं घुस सकते, और चाइना कुछ नहीं कर पाया। साथियों, जब इस समय हालात उत्पन्न हुए तो उनकी चर्चा के केंद्र में तलाशने का प्रयास हुआ कि किरदार में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन। सवाल लैंड करते करते शीत युद्ध के दौर तक लेकर पहुंचा। दौर पहुंचा कि भारत और पाकिस्तान को लड़ाने वाले जिस तरह अमेरिका और रशिया थे, सोवियत काल के अंदर ऐसे ही, या फिर कहिए कि कोल्ड वॉर काल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से 1991 तक दुनिया भर में जितने भी जंग हुई उनमें पीछे कोई और था मदारी जो कठपुतलियों को नचा रहा था। क्या ये मदारी बदल चुके हैं? यह सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसलिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में जब ट्रंप की चीन यात्रा होती है, उसके 2 दिन बाद सुर्खी बनती है कि पुतिन भी अगले 2 दिन में चीन पहुंच रहे हैं। ट्रंप चीन से जाकर कहते हैं कि ईरान जंग रुकवाने में मेरी मदद करो। पुतिन पहुंचते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मेरी मदद करो। क्या चीन अब सोवियत यूनियन की तरह 1991 से पहले का दूसरा ध्रुव बन चुका है? क्या आज असल में जंग अमेरिका और चीन की है? फ्रंट पर तो केवल इजराइल और ईरान दिखाई दे रहे हैं। क्या आज जंग रूस और अमेरिका की नहीं, रशिया यूक्रेन में भी चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं? इसको थोड़ा लार्जर फ्रेम में समझने का प्रयास करेंगे आज हमारे पैनलिस्ट्स के साथ। प्रयास करेंगे कि कैसे चीन की नीतियों ने दुनिया में अपनी जगह बनाई और अमेरिका को कैसे पीछे धकेलता ले गया। और जब धकेलने के ऊपर वर्ल्ड फोरम में बात होने लगी तो चर्चा निकल कर आई कि अमेरिका इतना डेस्परेटली चाइना से डरा हुआ है कि वो अब जंग तक पहुंच गया है। फिर चाहे ईरान हो, फिर चाहे पनामा हो, चाहे जहां भी आप दुनिया का मामला निकालें और वहां पर पहुंचे। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कि आज शाम 5 बजे से मेरी एआई की लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं आपको एआई का इंजीनियर नहीं बना रहा, ना ही मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा। एटलीस्ट जान तो लीजिए कि ये एआई है क्या। एटलीस्ट ये तो समझ लीजिए कि ये एआई से इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, टाइम टेबल बनाना, ये तमाम चीजें होती कैसे हैं, इवन वेबसाइट मेकिंग, ऐप मेकिंग कैसे हो पाती हैं। एटलीस्ट ये तो समझ लीजिए, ताकि जब किसी के सामने इस चर्चा को होते हुए समझें तो कि भाई एआई ने बाजार को ये करा दिया, हमारा भारतीय बाजार पिछड़ा हुआ है। और आप ही नहीं सीखें, आप अपने छोटे बच्चों को, घर के वयस्कों को, बुजुर्गों को, सबको सिखाइए। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मैं आपको लगभग 30 से अधिक एआई मॉडल्स को क्लास में लाइव यूज करके आपके साथ डिस्कशन में सिखाऊंगा। पूरी 1 साल की वैधता के साथ कोर्स है, कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। समर कूपन कोड लगाकर 33% डिस्काउंट लेकर पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स ज्वाइन करिए। इन गर्मियों में अपने बच्चों को भी सिखाइए और आप भी अपडेट हो जाइए। यह जरूरत है, यह समझकर एनरोल करिए। कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत आपसे मैम चीन की पॉलिसी पर चर्चा से, और फिर आपसे चर्चा करेंगे कि चाइना ने काउंटर अमेरिका को कहां किया और अमेरिका ने उसको, जैसे पनामा का उदाहरण थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उन विषयों तक हम लोग आएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है चाइना की नीतियों में जिसने चीन को चीन बना दिया? चाइना की 2 अगर सबसे समझदार नीतियां कहें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक फ्रंट, जिसपे उन्होंने अपना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बना दी, सप्लाई चेन पे कंट्रोल कर लिया। सिर्फ एक ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करी, अपना जो रॉ मटेरियल था सप्लाई चेन में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर कूटनीति के एंगल से देखें, इकोनॉमिक डेट, हम जो बात करते थे पहले, जो आपने अभी बोला कि कोल्ड वॉर का एरा चलता था, मेरी मतलब मलकियत, अगर हम एक साधारण तरीके से बोले, वो वाला जो दौर चलता था, चाइना ने उसको पूरा ही बदल के रख दिया है, डेट ट्रैप कर दिया है।
हैं, पूरी की पूरी कंट्रीज। अब आप सोचो अंकित, अगर मैं आप इसको ना इस तरह से क्वेश्चन को और रिफ्रेम करता हूं जी, सो जी, दैट जी। हम अपने दर्शकों को भारत से कंपेयर करके समझा पाएंगे। बिल्कुल जब हम भारत और चाइना की ग्रोथ देखते हैं तो 1991 तक ऑलमोस्ट हम एक जगह दिखाई देते हैं, ग्रोथ के अंदर हमारे पैमाने एक जगह खड़े हैं। 1991 के बाद हुए एलपीजी रिफॉर्म्स में इंडिया ने जिस तरह का राह अपनाया, आज हम दुनिया की 4th, 5th, 6th किसी ना किसी पायदान पर हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन चीन बहुत ही कंपिटिटिव तरीके से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है और भारत से कम 5 गुना बड़ी जीडीपी खड़ा कर लेता है। क्या देखती हैं 1991 के बाद से अब तक की चीजों में, आप उस पर आंसर करिए। चाइना की जो नीति थी कि सब कुछ यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा, सप्लाई चेन से लेकर मतलब जो रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड तक सब कुछ उन्होंने जो अपना डेवलप किया। जैसे अगर बड़े सामान्य तरीके से बात करें अंकित, तो ये बात कही जाती है कि चाइना वर्ल्ड से इस समय तकरीबन 80 से 100 साल आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ R&D। हमने अपनी R&D पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया। हमने जैसे कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मैं पहले भी जैसे बोल रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग को हमने इतना जोर नहीं दिया। हमारे पास एक नेचुरल टैलेंट था, ह्यूमन टैलेंट जो था, हमने उसकी स्किलिंग पे काम किया, हमने उस पे अपनी सर्विस लेड एक्सपोर्ट इकोनॉमी बना ली। उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी बनाई वो उन्होंने बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी बनाई। उसमें वही चाहे रॉ मटेरियल्स हो चाहे फिनिश्ड गुड हो, पूरे वर्ल्ड को अपना एक डंपिंग यार्ड बना लिया। पूरे वर्ल्ड में अपनी नीतियां ऐसी बना ली कि चाहे साम दाम दंड भेद, कि अगर अपना लोन ही उनको दे दिया है, वो आपके दबाव में ही है, मिलिटरीली अपने आप को इतना स्ट्रांग ना करके इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग कर लिया कि वो इकोनॉमी का एक काइंड ऑफ मैं कहूंगी कि उसके ऊपर इतना दबाव था कि उसको चाइना का डंपिंग ग्राउंड बनना पड़ा। एंटी डंपिंग पॉलिसीज जब तक वर्ल्ड सोचता तब तक तो चाइना पूरे वर्ल्ड को अपना डंप यार्ड बना चुका था। मतलब पॉलिसी के रूप पर अगर हम बात करें तो भारत ने इकोनॉमी के टर्शरी पिलर को छुआ कि हम सर्विस सेक्टर को लेकर चलेंगे और उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर पर बल दिया। सर, आप चीन की यात्रा का वृतांत डिस्कस कर रहे थे, लगभग 3-4 बार आप चाइना गए हैं, क्या ऐसा फील किया, क्योंकि आपकी चर्चाओं में एक बहुत अच्छा कॉन्क्रीट डिस्कशन मेरे लिए निकला था कि चाइना को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक चाइना जा नहीं आएंगे। आपने जाकर ऐसा क्या ऑब्जर्व किया अपने यात्रा वृतांत से दर्शकों को समझाने में सहूलियत देने से? ऐसा है वसदी जी, वो डिफरेंट हार्मोन्स के लोग हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं। ओके देखिए, थोड़ी सी कहानी है पर आपके दर्शकों हाँ, को पता नहीं प्लीज, कितनी पसंद आएगी, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज बताएं। उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया 1979 में, हमने शुरू किया 1991 में, सिर्फ 12 साल पीछे हैं उनसे। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जो प्रोफेसर अभी बता रही थी, हम 50 साल का फ़र्क है, रिजॉल्व का फ़र्क है, प्लान का फ़र्क है, एग्जीक्यूशन का फ़र्क है, और फिर उसके बाद उसको ज़मीन पर उतारने का फ़र्क है। ये फ़र्क है उसमें। और उनकी पीढ़ियाँ ऐसे चलेगी। ये सब जो आप देख रहे हैं चाइना, वो सब देंग जाओपिंग का पैदा किया हुआ चाइना है। और हमारे यहाँ जो आप अभी हम लोग जिस हालत में हैं इस देश में, मैं ये मानता हूँ कि एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो बिल्कुल अंडररेटेड है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। वो अच्छी शर्ट पैंट पहन के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। 91 से पहले आप पता नहीं आपकी क्या उम्र थी, मैं तो 21 साल का था। तो मैं जो 91 के पहले का जो भारत था वो भी हम लोग देख चुके हैं। 21 साल की उम्र ठीक ठाक होती है समझने के लिए। और उसके बाद जो रफ्तार बढ़ी, मतलब हम जैसे जो लोग जिनको नौकरी शायद नहीं मिलती अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता तो, क्योंकि टीवी था ही नहीं उसके पहले केवल डीडी था। तो खैर बात, चाइना ने पूरे मैं आपको बताता हूँ जो तरक्की की उसके हिसाब से, प्रोफेसर ने जो बता दिया उसमें हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब चाइना आज की तारीख में इंपॉर्टेंट काहे है? चाइना ने पिछले 10 साल में अमेरिका को जाके बताया कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े में आके, बैकयार्ड में आके मैं तुम्हारी लंका लगा सकता हूँ। आप देखेंगे अमेरिका, साउथ अमेरिका में चाइना का इन्वेस्टमेंट है $700 बिलियन। $700 बिलियन। पूरी दुनिया ने चाइना कर्जा दिया हुआ है। पूरी दुनिया, एक लार्जेस्ट कर्जा लेने वाला रूस, $170 बिलियन। अच्छा, रूस के पास जी। वेनेजुएला $111 बिलियन। और ये टॉप के मैं बता रहा हूँ, छोटे मोटे का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, जिसके बाद 10-12। श्रीलंका को तो फिर भी हम लोगों ने, मतलब इस सरकार ने, मैं सरकार की को साधुवाद करता हूँ कि कम से कम इसको, श्रीलंका को अपने फोल्ड में हम लोगों ने लिया, वरना हमारे बैकयार्ड में आके हमको डैमेज पहुंचाया। भाई हेम्बनटोटा पोर्ट अभी भी चाइना का कब्जा है। हेम्बनटोटा एयरपोर्ट किसी तरह हमने उस पर किया, वापस लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिका के बैकयार्ड में जो चाइना घुसा था, ये आज नकल ये बैकलैश होना था।
कोई नहीं तो ट्रंप साहब को ही लगा। 2018 से ट्रंप और चाइना का टकराव आप देखेंगे, उन्होंने शुरू किया कि हम टैरिफ रेजिम में जा रहे हैं। सबसे पहले टैरिफ की बात 2018 में हुई और चाइना के खिलाफ। तो चाइना इस बात को समझता है, देखिए चाइना साहूकार किस्म का आइटम है, वो लड़ेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो आराम आराम से काम करेगा। जरूरत पड़ेगी तो आपका पाँव भी पकड़ सकता है, जरूरत पड़ेगी तो आपके गले पे भी हाथ रख सकता है। वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, पनामा, सब जगह चाइना घुसा हुआ है। फाइनली मुझे इस बात का दावा नहीं करना चाहिए, मैंने एक इंटरव्यू दिया था आपके जैसे किसी मित्र को, और ये पिछले साल फरवरी में मैंने कहा आप देखिएगा ये बैकलैश करेगा। और जब इस बार बैकलैश किया तो फिर मैंने दोबारा उनको इंटरव्यू दिया, मैंने कहा ये होना ही था। आज न कल चाइना जिस तरह से घुसा हुआ है साउथ अमेरिका में, ये जिस दिन होश आएगा अमेरिका को, उस दिन अमेरिका इसका बदला लेगा। उसके घर की बात है, पनामा उसके बगल का है, कोलंबिया उसके बगल का है, वेनेजुएला उसके बगल का है। वहां अमेरिका को लगता है कि आप ये हमारा एरिया है, आप यहां नहीं घुस सकते। और चाइना कुछ नहीं कर पाया। पनामा के 2 बंदरगाहों से डंडे से पीट कर चाइनीजों को भगाया। अब भी की बात बता रहा हूं, 2 महीना पहले आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा। मैं और उससे ज्यादा और कोई कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सब फैक्ट्स वो नहीं बता रहा मैं जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। वेनेजुएला से निकाला, वेनेजुएला में इनका एमिसरी वहां मौजूद था जब वहां के हेड को पकड़ के ले गया, उससे मिल के निकला था एक दिन पहले। लुक द पॉलिटिकल सेंसिटिविटी एंड जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सेंसिटिविटी, इनका एमिसरी उससे मिल के आया था, मदुरो से। वो एक दिन पहले मिल के आया था और अगले दिन उसको उठा लिया और उसकी बीबी को उठा लिया वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब केवल संयोग नहीं है। आप जब उसको जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है साहब कि ये हालात ज्यादा खराब हैं। इसलिए चाइना को ये दिखाना, अब वो पीक पे चला गया। तो अभी जो आप दोनों के बीच में बातचीत देख रहे हैं वो उसको कूल डाउन करने की कोशिश है की। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कूल डाउन में शायद कोई ईरान का रास्ता निकल जाए जिसमें हम लोग भी बच जाएंगे। बट अदरवाइज चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सब कहानी है। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स आप चले जाइए, यूरोप में आप चले जाइए चाइनीज प्रोडक्ट आपको मिलेगा, चिली में चले जाइए, अर्जेंटीना में चले जाइए, साउथ अमेरिका में मतलब आप सोचिए जरा, कार वो वहां पहुंचा रहा है। हम एक स्विच बोर्ड भी नहीं पहुंचा पाते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हिंदुस्तान की बनी हुई एक चीज आपको नहीं दिखेगी, दिख ही नहीं सकती है। स्विच बोर्ड दिखेगा ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ, कारें और साइकिल दिखेगी चाइनीज का बना हुआ। अफ्रीका में दो ही फोर्स टकराते हैं अभी अफ्रीका में, हम और चाइनीज। मोटरसाइकिल हमारा मिलेगा या चाइनीज का मिलेगा। खैर वहां तो हमने उनको डिस्प्लेस कर दिया, हमने डिस्प्लेस कर दिया उनको। अफ्रीका में हमने हिंदुस्तानियों ने उसको डिस्प्लेस किया पिछले 3 साल में। एटलीस्ट कुछ अच्छा किया हमने काम वहां पे। तेल के सारे बढ़िया वाले कुएं उनके पास हैं और सारे घटिया वाले कुएं हमारे पास हैं। तो ऐसा नहीं है, चाइना से हम टकरा नहीं सकते क्योंकि हम उतने बड़े फोर्स नहीं हैं। बट अदरवाइज मोटरसाइकिल में टकरा गए ना, टकरा गए तो चाइना को बाहर कर दिया हम लोगों ने मोटरसाइकिल की दुनिया से साउथ अफ्रीका में। हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब जब हमारा रिजॉल्व होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, चाइना की तरक्की आपको देखनी हो तो चाइना बिना गए आप उसको समझ नहीं सकते अवस्थी साहब। आप किताब पढ़ के नहीं समझ सकते, आप फिल्म देख के नहीं समझ सकते, अनलेस एंड कि वहां पे आप 2 स्टार्क रियलिटीज वाले शहर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूनान गए, यूनान हमारा बगल का प्रांत है, भारत से लगता इलाका है, वो थोड़ा गरीब इलाका है लेकिन अच्छे लोग वहां मिलते हैं। ज्यादा श्रूड आपको मिलेंगे नॉर्थ चाइनीज, जो साइबेरिया से जो इलाका लगता है। एक टाइम मिले तो डेविड आइमर की किताब पढ़िएगा, ट्रेवलिंग एट द एज ऑफ चाइना। अच्छी किताब है वो, अच्छी किताब है, तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हमारी कोई तुलना ही नहीं है उससे। हम अगर आज सोचेंगे कि हमें चाइना की तरह बनना है तो हमें करने में कम से कम 10 साल का हमारे पास एल्बो रूम चाहिए होगा। हाँ, और ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर कोई चाइना नहीं गया, क्योंकि आपके कहने के बाद कोई चाइना चला भी गया तो वो बहुत कम संख्या में होंगे, फिर भी आप गए हैं, आपने दृष्टांत और वृतांत, क्या ऐसा आप देखते हैं कि ये चीज इंडिया में तो ऐसे है, वहां ऐसे है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब तक कहीं नहीं गए होते हैं तो हमें अपनी जगह ही स्वर्ग लग रही होती है। इंडियंस में बहुत से लोगों को ये है कि देखा हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे पास में सिविक सेंस इस तरह के हैं, हमारे पास इस तरह से डिसिप्लिन है, लोकतंत्र है, ये सारी बातें हैं। चाइना वर्सेस इंडिया में अगर 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में आ रहे होंगे तुरंत, मैं जाते ही सबसे पहले ये देखा, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं यूएई गया और मेरा जो पहला ही काउंटर हुआ वो ये था कि मेरा बैग टैक्सी में छूट गया जिसमें मेरा पासपोर्ट था और मैं होटल में चेक इन करने की जगह घूमने निकल गया। मैंने कहा काफी देर हो गया, अब थोड़ा टहल के आते हैं, बाहर दोस्तों के साथ निकल गया। जब चेक इन के समय आया, दोस्त तो अपने बैग निकाल चुके थे, मेरा ही बैग नहीं निकला था टैक्सी से, ये मुझे रियलाइज हुआ। और वो टैक्सी वो थी जो डेली टैक्सी चलती है।
मैं आके होटल में पूछता हूँ मेरा बैग कहाँ है, तो बोले साहब यही था, कैमरा उन्होंने दिखा दिया, ये हमारे पास तो नहीं है। एकदम दिमाग कौंधता है। मैंने दोस्त से पूछा, मैंने कहा कि आपने डिग्गी से बैग निकाला था? बोले मैंने तो नहीं निकाला, मैंने सोचा कि टैक्सी वाले का है। बैग चला गया। रात 12 बज रहे थे, हम 6 बजे चेक इन किए वो लोग, और 12 बजे रात को बैग ढूंढ रहे हैं कि बैग कहाँ है। पासपोर्ट आपका चला गया, सोच कर देखिए कि टेंशन कितना बढ़ेगा। होटल वाले ने हमें इतना कूल कर दिया तुरंत बोल के कि अरे सर चिंता क्यों कर रहे हैं, मिल जाएगा भाई मेरे पैसे हैं, पासपोर्ट है, सब है। अरे सर मिल जाएगा, रुकिए। सर उसने तुरंत कैमरा जूम किया, टैक्सी नंबर निकाला, एक नंबर मुझे दिया कि इस पर कॉल करिए। यहाँ की सारी टैक्सी जो है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं। टैक्सी के डिग्गी के अंदर भी कैमरा लगा है, आपका सामान वो नहीं निकाल सकता। सर ये बात मुझे एकदम सरप्राइज कर गई, क्योंकि मैंने अब तक तो ये देखा था कि घर भी हम डबल लॉक करके सोते हैं, सोने से पहले उठकर आते हैं कि कहीं गलती से यार कोई गेट खुला तो नहीं छूट गया, पता चले चोरी हो जाए। ये मेरे लिए एक ऐसा फीचर था जिसको मैं दुबई जाकर एहसास किया, और मैंने कई बार चर्चा की कि अल्टीमेटली लोग सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, तो दुबई से समझ में आता है कि भाई यहां जाके सुरक्षित है। गाड़ियां ऑन खड़ी हैं, मेरे लिए सरप्राइज था। वो लोग होटल घूम के आ रहे हैं, गाड़ी ऑन है, यहां हम 4 बार चेक करते हैं कि ताला लगाए कि नहीं लगाए। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, और मैं बता दूं दर्शकों कि मेरा पासपोर्ट मिल गया, बढ़िया से वो आया, बिना कोई पैसे लिए मेरा बैग लौटा के चला गया, और खुद सॉरी बोल कर गया कि सर मैंने चेक नहीं किया, उसने खुद की गलती मानी। आपसे मैं अच्छा, चाइना छोड़ी, बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन दूसरा ऐसा देश है जहां जेसीबी चलते हुए 100 आदमी देख रहा होगा? कोई और देश का नाम बताइए आप जरा। मैं मैक्सिमम कंट्री साउथ अफ्रीका में घूम चुका हूँ, यूरोप घूम चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं कभी गया और जापान नहीं गया हूँ। कहीं जेसीबी चलते हुए 100 आदमी देख रहा है? इतनी बेरोजगारी, इतना टाइम, और इतना उसी में से इंटरटेनमेंट ड्रॉ कर रहा है, खा भी रहा है और इंटरटेनमेंट ड्रॉ कर रहा है, उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं है। जेसीबी चलते हुए 100 आदमी देख रहा है, कोई देश आपको मिलेगा क्या? इसका मतलब यह है कि ईमानदारी नहीं है, फोकस नहीं है हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे पास कमिटमेंट नहीं है। ये हमारी बेसिक दिक्कत है। और ये केवल ये किताबों से नहीं, ये स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। भाई आर्थिक तरक्की आपकी केवल, मैडम कह रही है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दैट्स ओके, पर मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग में काम भी तो करना चाहिए ना। आप चाइना के प्लांट में आप चले जाइए, एक आप कैमरे से शूट करिएगा, एक आदमी आपकी तरफ नहीं देख रहा होगा। आप यहाँ चलिए, अलवर में एक प्लांट मैं आपको ले चलता हूँ, सारे जो जितने असेंबलिंग लाइन में इंसान काम कर रहा है, अलवर का चलिए नाम नहीं लेते हैं, मैं गाजियाबाद का नाम लेता अलवर मतलब एक अलवर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अलवर जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं कह रहा हूँ हम उस लेवल पे हैं ही नहीं बॉस। हमें न बचपन से सिखाया गया है, न घर वालों ने सिखाया, न स्कूल ने सिखाया, न टीचर ने सिखाया, न हमारी परवरिश ऐसी हुई है। वो छोड़ दीजिए। अब चाइना 3rd जनरेशन है जो ये काम अब कर रहा है। 91 के पहले चाइना उस 12 साल में बहुत एज ले चुका था, और चाइना की स्थिति 79 में हमसे ज्यादा खराब थी। चाइना की स्थिति। कहाँ चाइना पहुंच गया हमें समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आप यहाँ के नेताओं से पूछिए जरा, अरे यार तुमको क्या पता चाइना क्या कर लेगा हमारा? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब वो चाइना जो अमेरिका से अभी नहीं तो 10 साल बाद टक्कर ले लेगा, बस बात की बात है। अभी एक अटैक हो जाए ताइवान पे, जिसकी संभावना हो भी सकती है, उसके बाद वो पहला फ्लैश पॉइंट होगा, वो पहला बैरियर होगा जब अमेरिका को साइड करके। इस बात को लेकर मेरी टीम का खूब डिस्कशन हुआ है कि चीन और अमेरिका कब लड़ेंगे। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने 10 साल की बात बोली, मेरा ये मानना है कि सर अमेरिका और चीन कभी नहीं लड़ेंगे, आमने सामने 1 to 1 नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे अपने तर्क हैं, मेरे अपने तर्क हैं, मैं आपको दूंगा। दूसरा, इसके पीछे एक उदाहरण जो मैं साथ लेके चलता हूं वो ये कि सोवियत रूस और अमेरिका खूब एक दूसरे के सामने नूरा कुश्ती करते आए, लेकिन कभी एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं किया कि तुम पर हम गोली चला दें, हाँ तुम हम पर चला दो। तो ये 2 सुपर पावर है, दुनिया को लड़ाएंगी झगड़ेंगी, लेकिन खुद नहीं करेंगी। अब ये जो आपने पॉइंट बोला, इस पर हमारा क्या टेक रहा है, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स पे खूब सारी खबरें कवर करते हैं। हमारा ये टेक रहा है कि ताइवान के विषय पर भी चीन इतनी सारी स्थितियां देखते हुए, चाहे गाजा के अंदर इजराइल का हमला देख लो, चाहे रशिया का यूक्रेन पर देख लो, ईरान इजराइल का ये हमला देख लो, उसके बावजूद भी वो ताइवान पर भी अभी हमले के मूड में नहीं है। वो जो स्थिति तैयारी कर रहा है वो ये कि मुझे ध्यान बांटना ही नहीं है। आपने उदाहरण दिया कि पनामा में डंडा मार के भगाया गया, कोई और देश होता, हमारे देश के अंदर तो इस बात की सुर्खियां इतनी बड़ी होती, राष्ट्रीय अस्मिता का विषय होता कि हमें भगा कैसे दिया, पोर्ट से कैसे हटा दिया। भारत के अंदर ये चर्चा का विषय होता। चाइना में ये बात खून की घूंट की तरह पी ली गई कि ठीक है,
आज आपने वेनेजुएला का बात किया कि वेनेजुएला के अंदर मादुरो से मिलकर के निकले थे इनके जो एडिसे थे, उसके बावजूद मादुरो चल गए, चाइना एकदम चुप बैठा रहा, ठीक है करते रहो, हर जगह जहां तुम जा रहे हो वहां हम पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उसने अपना होल एंड सोल जो अटेंशन है वो ग्रोथ पर लगाया हुआ है, जब तक मैं उसके अपेक्स तक नहीं पहुंच जाऊंगा। और हुआ भी। आज ट्रेड में जहां एक्सपोर्ट की बात है, इंडिया की जीडीपी जितना, लगभग इंडिया की जीडीपी जितना तो वो हर साल एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से $1 ट्रिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। बचाता कितना है वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन सबको एंगेज कर लिया है, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिया है। ये चीज दर्शाती है कि चीन ने अटेंशन डेविएट नहीं किया है। और आप देखें, शायद ये ईस्ट की तरफ जब चलते हैं ना तो ये चीज पाएंगे भी। जापान को उठाकर देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिसने इतने सारे लोग अपने खो दिए हों, हिरोशिमा नागासाकी के बाद, उसके बाद एक ऐसा सिविक सेंस वाला व्यक्ति बाहर निकल कर आता है एलिट सोसाइटी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 2 पर चलते हुए कि दुनिया में इनसे सभ्य कोई है ही नहीं। जो सबसे बदनाम थे, सबसे क्रूर माने जाते हैं, आज वो सबसे सभ्य कंसीडर किए जाते हैं। और उनने भी एकदम फोकस्ड हो गए, क्योंकि अपन थोड़ा सा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो ये निकल कर आता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यूरोप से, तो उसको सबसे फास्ट मूवर तरीके से कॉपी करने वाला जापान था, और जापान को कॉपी करने वाला चाइना था। और जापान और चाइना में इनके पास मसल पावर बनती चली गई, क्योंकि चाइना के लोग ज्यादा थे, लेबर खूब अच्छा था, डिसिप्लिन के नाम पर इन्होंने तानाशाही अपना ली, और ये सब करके इन्होंने जापान को भी बाईपास कर दिया। ये दोनों इकोनॉमी एक दूसरे से झगड़ रही थी कि अर्थशास्त्र में बड़ा कौन बनेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग में अपन कहते थे टिक जाए तो गम नहीं हो, चल जाए तो गम नहीं हो, क्या जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए हुआ करता था कि एक दिन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अमेरिका से प्रोडक्ट उठाया, यहां तोड़ताड़ के देखा कि इसमें क्या लगा है, सेम टू सेम कॉपी मार के दे दिया। आज अमेरिका के जितने भी महंगे ब्रांड्स के बैग्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनको चाइना में बनाया जाता है बकायदा। खुद आईफोन बनने अब यहां चला आया कि यार सुनो, तुम ही बना लो, सस्ता बना के देते हो, नकली पे हम अपनी बैजिंग कर लेंगे कि चलो तुम हमारे असली आदमी हो। मतलब यह है कि इन्होंने उस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था उसको जापान से उठा करके खुद तक जो कॉपी मारा रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से, कि पलटा मार के देखते हैं कि क्या करोगे। मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनकी अर्थव्यवस्था में रहा है। इनफैक्ट उसी का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे सर ने अभी आपको कंट्रीज के नाम लिए, आप वो कंट्रीज के नाम से ही समझ जाओ। आपने कहा कि चाइना और अमेरिका का युद्ध है, बिल्कुल वो जो कंट्रीज हैं, चाहे पनामा का नाम लिया, वेनेजुएला का नाम लिया, सर ने सिर्फ साउथ अमेरिका की कंट्रीज ली, ईरान ले लो, जहां जहां चाइना ने अपना फुटप्रिंट बनाया वहां वहां अमेरिका ने उसको पीछे खदेड़ने का किया। और अभी भी जो आप कह रहे हो कि मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ अंकित, के इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी। वो सीधा का सीधा स्टांस जो अभी 2 दिन की दौरे पे ट्रंप आए, उनका तो बिल्कुल सरेंडर मोड था। वो ऐसी, मतलब ऐसे मेम्स भी चले जो आप बात कर रहे थे कि ऐसे भी मेम्स चले कि ही वेंट देयर एंड डिस्कस्ड व्हाट कुड हैव बीन डिस्कस्ड ओवर एन ईमेल। मतलब क्या लेके गया अमेरिका, तो बिल्कुल उसमें कुछ भी। और उसके अगले दिन वो क्या बोल देते हैं, भैया ताइवान तो मुझसे बहुत मीलों दूर है, मैं तो वहां तक इतना सोच, मतलब क्यों मैं अपनी वहां एनर्जी लगाऊंगा। तो दैट वाज एक्चुअली अ स्टांस कि भैया ठीक है, तू मेरे बैकयार्ड में मत घुस, मैं तेरे बैकयार्ड में नहीं घुसूंगा। तुम दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। शायद कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस बात को मान चुका है कि मैं इस समय चाइना तो अमेरिका फियर में ज्यादा, बिल्कुल फियर में ज्यादा है, क्योंकि वहां पेट्रो डॉलर से तो पेट्रो युआन की कहानी शुरू कर दी थी। जो आप ईरान की अगर बात करो तो ईरान में इतना तो भैया दम नहीं था, ये हम भी जानते हैं। पूरी मिसाइल फैक्ट्री, पूरी के पूरे मिसाइल सिटीज, वो सब चाइना के दम पे ही तो बनी है। अब जबकि काट सा लगा हुआ इतना टाइम हो गया, बिल्कुल, कि आप माल बेच नहीं सकते, आप किसी को ट्रेड नहीं कर सकते। तो वही ना, माल बेचने के बावजूद वो सारा तो चाइना, वो सारा तो चाइना में गया ना। चाहे आप शैडो फ्लीट कह लो, चाहे आप कुछ भी कह लो, चाइना में गया, चाइना ने उसको पैसा दिया, उसने अपनी पूरी की पूरी मिसाइल सिटीज बना ली। तो ये सब अब्राहिम लिंकन जैसे शिप को जो था करियर, उसको कभी किसी ने नहीं सोचा था, उस पे भी चाइनीज ने अपना इंटेलिजेंस दिखा दिया। तो इस युद्ध में तो अमेरिका को बिल्कुल चाइना ने दिखा दिया है कि भैया तुम अपने वहां खेलो, मैं अपने यहाँ खेलूंगा। क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी, मैंने तुम्हें यहाँ से अगर सेमीकंडक्टर्स देने बंद कर दिए, ताइवान में जो तुम नजर गड़ाए बैठे हो, और बाकी भी सारी सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो तुम जितना एआई और आईटी उछलते कह रहे हो आप सर। अभी ना मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं, मैं इसमें एक और ऐड करता हूं और आपसे आपका पुट भी जानूंगा। साइंस के सेक्टर में अक्सर टेक के केस में अमेरिका एज लेके चलता था कि साहब हमने तो अपनी बना लिया है, पूरी सिलिकॉन वैली बनाकर बैठे हैं, हम एआई में आगे हैं, हम सॉफ्टवेयर में आगे हैं। चाइना ने डीप सीक बना करके जो हाल इनके खराब किए थे, इवन जब ये बोलते हैं कि इनकी एनवीडिया जो है वो चिप नहीं बेचेगी, तो उसने चिप पर डिपेंडेंसी खत्म करके खुद का बना लिया। 6th जनरेशन फाइटर जेट चाइना वाले अमेरिका से पहले बनाकर बैठे हुए हैं। अमेरिका 5 देशों के साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना के बैठा है। चाइना खुद अपना पर्सनल चाइना का स्पेस स्टेशन बना के ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुका है। कहते हैं कि अभी रिसेंटली
अमेरिका वालों ने जो चांद की यात्रा फिर से शुरू की है, उसके पीछे का कारण ये कि चाइना ने अनाउंस कर रखा है कि 2030 में उन्हें इंसान ऊपर भेजना है। तो अमेरिका कहीं मैं मतलब इनसिग्निफिकेंट ना हो जाऊं जन दुनिया की नजर में, मेरी चर्चा बंद ना हो जाए, तो बोले वो फिर से अमेरिका वाले अपना आदमी भेजे कि चलो दिखवाएंगे हम आसमान में सबसे पहले चांद पर कौन पहुंचा। मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि पहले दो लाइनें चल रही थी, अमेरिका चाइना को मानता नहीं था कि ठीक है तुम सप्लायर हो, देते रहना माल। अब लेकिन इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि तुम अगर ऊपर निकल कर चले आए तो हम खत्म ही हो जाएंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन दिख रहा है। मैं एक लाइन ऐड करूंगी, बस बाकी तो सर बोलेंगे। ट्रम्प का ये जो स्टेटमेंट आया था कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करना चाहते जो हम चाइना के साथ कर बैठे, तो ये तो बिल्कुल दिखाता है कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी डिपेंडेंसी चाइना की कर ली है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये तो बिल्कुल बाकी। और एक वाकई से आप समझिएगा कि मामला कितना गंभीर। पिछले 10-12-15 साल से अमेरिका को बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं थी कि चाइना क्या कर रहा है। सडनली दे रियलाइज 2-3 इयर्स बैक, पेरू में इन्होंने एक बंदरगाह बनाया है जो दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वो जगह पेरू में, उस जगह का नाम है चंकाई। तो उसका नाम इन्होंने दिया फ्रॉम चंकाई टू शंघाई। खर्चा घटेगा, टाइम घटेगा, अमेरिका से होके इनको आना नहीं पड़ेगा। वो बंदरगाह, इसको देख के अमेरिका के दिल पे सांप लौटने लगा, अब कैसे होगा। उन्होंने फिर पेरू सरकार से बात की, और पेरू में कलाऊ बंदरगाह है जो उनका बेसिकली नेवी का बंदरगाह है। ये जो चंकाई है इसमें करीब $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है चाइना का, और चाइना का बहुत हित है उसमें। मिनरल्स लाना, फल फ्रूट्स लाना, वहाँ से मक्का लाना, ग्रेन्स लाना वगैरह वगैरह वगैरह, और सारा पूरा ब्राज़ील सारी सप्लाई उस बंदरगाह के जरिए आएगी। उसको रोका। अब पिछली बार होश आया अमेरिका को कि ये तो हमारे बैकयार्ड में आके गड़बड़ कर रहा है। फिर इन्होंने कलाऊ बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट किया, करीब $2.25 बिलियन का। उनका जो नेवी का बंदरगाह है उस पर अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है। अमेरिका उनके लिए, साउथ अमेरिका यूएसए के लिए ऐसे जैसे आज बेटा या तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने खोपचे में ले लिया उसको, राइट। उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाते। मतलब मैं डिप्लोमेसी का आदमी नहीं हूँ तो मेरी बात को आप थोड़ा सीरियसली नहीं लें, लेकिन बात ही यही है। तो सडनली अमेरिका को लगता है बॉस कि चाइना इस तरह से घुस गया, धीरे धीरे आहिस्ता करते करते करते। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी को रोकने की एक कोशिश है, उसी की एक पूरी पीठिका तैयार की जा रही है जहां पे इसको ठीक से स्कॉच किया जा सके। मतलब हम लोग जिस बात की चर्चा शुरू किए थे वो यही थी कि पहले जो जंग कभी सोवियत रूस और यूएसए के बीच थी, अब वो चाइना वर्सेस अमेरिका के बीच हो रही है। लोग बस इसे देखने में, मतलब पर्दा हटने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी कल ही लिंडसे ग्राहम करके एक ट्रंप के बहुत करीबी मित्र हैं जिनके ट्वीट्स काफी चर्चा में रहते हैं कि भारत पे 500% टैरिफ लगा दो, भारत फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध, वो वही आदमी है। कहते हैं इजराइल गाजा करवाने वाले में भी ट्रंप के करीबी मित्र वही थे जो पहले घूमकर आए, मिलकर सऊदी किंग से मिलकर गए, इजराइल के पीएम से मिलकर गए, सबसे बातचीत करके फिर अमेरिका को बताया कि सुनो सब हित में है, चलो ईरान पे बम मारते हैं। तो लिंडसे ग्राहम ने अब कल परसों एक ट्वीट फिर से किया है कि देखो भाई, इस पूरी जंग की कहानी चाइना लिख रहा है। चाइना रशिया से तेल खरीद रहा है, चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है, आपके कोई सैंक्शन उस पर असर नहीं डाल रहे। आप टैरिफ 150 तक ले गए, ले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और चुपचाप बैठा रहा, और चुपचाप बोला भी नहीं। पेट्रो डॉलर में नहीं कर रहा, पेट्रो युआन में कर रहा है। अच्छा, युआन का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। मतलब जो साथी हमें सुन रहे हैं, दुनिया में अमेरिका ने ओपेक कंट्रीज में सऊदी को पकड़ के ये कहा था कि आप लोग तेल किसी को भी बेचो, पेमेंट डॉलर में लेना। और डॉलर के पीछे का कारण ये था कि डॉलर से मैं दुनिया भर का माल तुम तक भेजता रहूंगा, तुम डॉलर से पेमेंट करना, तुम तक माल पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। इधर ही सबसे बड़ा खेल चाइना खेल गया कि दुनिया वालों, पेमेंट आप युआन में लो, पूरा पेमेंट हमें वापस लौटाना, माल तो हमारे पास सबसे सस्ता ही है दुनिया में। जब अमेरिका खुद हमारा माल खा रहा है, वो क्या देगा तुम लोगों को, माल हम देंगे। तो माल भी बनाया और युआन भी चलाया, और पेट्रो युआन में ईरान के अंदर आज जितनी भी चीजें आप बनती देख रहे हैं, इवन रशिया में, जैसे सर ने अभी बताया कि लार्जेस्ट डेट में अगर कोई है मतलब रशिया, तो वो चाइना के डेट में है कि $170 बिलियन का। तो ये बड़ा नंबर है सर, और ये आने वाले समय में लगता है कि अमेरिका इस बात को जब तक समझेगा, या फिर समझ चुका होगा, सर आप और हम तो अब चर्चा कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत पहले से इसको समझ के बैठे होंगे, लेकिन इसका इलाज अब कुछ है नहीं। अभी तो अपना इलाज हमें करना पड़ेगा बॉस। अभी बहुत ये संकट वाकई बहुत बड़ा है। अभी बहुत परिस्थितियां बहुत बदलेंगी भाई, जहां किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसे इस वर्ल्ड में हम लोग घुसने वाले हैं। अभी तो प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज है। अभी तो कहीं ऐसा ना हम लोग सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करें।
एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बात करते हैं। तो जब इतनी बातें हो रही हैं और हम बोल रहे हैं कि असली लड़ाई अमेरिका और चाइना की है, तो क्या हम ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि कोरोना भी चाइना ने ही निकाल कर बेचा होगा? भाई ये तो वैसी वाली बात है ना कि ठीक है, देखते हैं दुनिया में मैं क्या असर डाल सकता हूँ। देखिए, पिछले 15-20 दिन से कुछ चीजें पढ़ के तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में तो ये लोग कूद गए, लेकिन कूदने के बाद इनको लगा, एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मैं समझ रहा हूँ, इसमें मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, बट सोचने में कोई बुराई नहीं है। लड़ाई में तो ये लोग कूद गए। जब लड़ाई में कूद गए तो इन्होंने लगा कि अच्छा, भारत को इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री हैं। बोला अच्छा तो ठीक है यार, बहुत कूद रहा है तो इसको थोड़ा करके ही देख लिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये एकदम वाइल्ड आइडिया है हमारा, लेकिन संभव है मैं सही भी हो सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि देखिए स्टैटिस्टिकल प्लेजर क्या, देखिए इंडो पैसिफिक में 3 इकोनॉमी टकराती हैं, हमारा, हम हैं, चाइना है, चाइना, अमेरिका और हम हैं, और तो कोई तीसरा नहीं है। तो भारत एक उस तरह का फोर्स तो है ही ना, फोर्स टू रेकन विथ। और हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट है वगैरह वगैरह। तो उसमें भारत को थोड़ा सा कॉर्नर करो, इमोशनली कॉर्नर करो, इवन अदरवाइज कॉर्नर करो, इकोनॉमिकली कॉर्नर करो, फाइनेंशियली कॉर्नर करो, तो देखते हैं फिर कहाँ तक जाता है। अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं वाकिफ रखती। इट वाज टू हेवी अ कॉस्ट, मतलब सैडिस्टिक प्लेजर की भी एक लिमिट होती है। इट वाज टू हेवी अ कॉस्ट। अमेरिका ने अगर ये इंडिया को सैडिस्टिक प्लेजर या इंडिया को दरकिनार नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हमारे लिए हुआ था, हम बाय प्रोडक्ट है उसके। हम गेहूं के साथ घुन पिसे हैं। तो घुन पिसे उनको थोड़ा टाइम लगा, तो थोड़ा अगर ऐसा ही है, जब मैंने क्या बोला भाई, जैसे आप ही ने एक लाइन बोली कि अमेरिका को लगा कि हम इंडिया को वो नहीं होने देंगे जो चाइना के साथ हमने किया, वो गलती नहीं दोहराएंगे। हाँ बिल्कुल, बट दिस ईरान वाज टू हेवी अ कॉस्ट, वो इसलिए नहीं किया होगा। बाकी ईरान को लेकर के खूब, मतलब अब तो नहीं, वो टारगेट था, हम लोग तो बाय प्रोडक्ट। हम बाय प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ, क्योंकि हम हजम नहीं हो रहे ना सर, हम ना चाइना को हजम हो रहे हैं ना अमेरिका को हजम हो रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे जहाज रोकने में पाकिस्तान ईरान पर न दबाव डाल रहा हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल डाल रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगोशिएशन की कीमत यही लूंगा। हाँ, फिलहाल तभी तो कहा गया, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे थे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो आपने कोरोना की बात करी, तो बायोलॉजिकल, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए या बायोलॉजिकल वॉरफेयर में, तो आप कभी भी नहीं देखोगे चाइना को ग्राउंड पे आते। चाइना लड़ेगा ही डेटा की लड़ाई, चाइना लड़ेगा ही एआई की लड़ाई। आप मतलब इस बात को समझो, हमारा जो आज हम कैमरा बंद कर रहे हैं, सारा तो हमने बेच दिया है अपना डेटा, सारा ईरान को लेकर भी। अगर आज, मतलब मैं डराना नहीं चाहती आपके दर्शकों को, लेकिन सर हार्ड ट्रूथ यही है कि जितना हमने डेटा पूरे वर्ल्ड को अपना दे रखा है, एक मोबाइल उठा के देख लो अंकित बसाब, आप उसमें सिर्फ ये देख लेना आपने कितनी परमिशंस दे रखी हैं। मे के साथ यूज होती हैं, आपके कैमरे को परमिशन है, आपकी वॉइस को परमिशन है। जितने आज जनता में, दुनिया में जनता नहीं है, 800 करोड़ की अगर वर्ल्ड में आबादी है, तो 900 करोड़ तो चाइना की वो कंपनी आर्टिफिशियल फेसेस बना के बैठी हुई है। तो ये सब तो हमने फीड कर दिया है ना सर उनको। सर, तो अभी ईरान वाला जो मसला हुआ, मैम जो बात बोल रही है ना कि जब खमनेई की मौत हुई तो उसमें निकल कर आया कि इजराइल ने कैमरे पकड़े थे, ट्रैफिक लाइट्स, वो कैमरे कहाँ के थे? तो वो चाइनीज कैमरे थे। कैमरे चाइनीज थे जो फेस रिकॉग्निशन करते थे, और इजराइल बैठ करके चाइनीज कैमरों से वो सारे काम कर रहा था। और तब जाके भारत से कैमरे हटाने की मुहिम शुरू हुई कि चलो हटाओ। हम इतना तो लेट हो चुके हैं कि कैमरे हटाने पर अब सोच रहे हैं कि ये तो आपदा दुनिया में आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी तो देखा आपने, हाँ, हम कहाँ हैं। चाइना देखिए क्या करता है, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए। पढ़े लिख के लोग समझते हैं, अखबारों में छपता है, बट इतना एक्सप्लिसिट नहीं होता है। अब अफ्रीका में आप चले जाइए, बैकपैकर उठाइए, अवस्थी जी ट्राई करिएगा, अफ्रीका में किसी कंट्री में आप चले जाइए, अगर जो भी दुनिया का आदमी मिलेगा वो चाइनीज मिलेगा आपको। रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे लाइन में, फ्लाईओवर में, सब जगह चाइनीज काम कर रहा है। तंजानिया, केनिया, सेनेगल, जितने फ्रेंकोफोनी कंट्रीज हैं वहाँ सब जगह चाइना काम कर रहा है। ये क्या करता है, इन्होंने कर्जा दिया, मान लीजिए सेनेगल को दिया, अभी सेनेगल में इन्होंने कर्जा दिया और वो सॉवरेन डिफॉल्ट हो गया सेनेगल, वो डेट ट्रैप करता वहां पे उन्होंने क्या किया कि सारे फिशिंग राइट्स गरीब बेचारे मारे गए, जो समंदर में फिशिंग राइट्स था वो उठा के चाइनीज को दे दिया। अब वहां गरीब बेचारे मर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से श्रीलंका बच के निकला है। वो लकी था श्रीलंका कि हम बगल में बैठे हुए थे, हमारी सीमा भी लगती है, तो हमें भी उसकी फिक्र थी। बट चाइना ने पूरी दुनिया को दो ही तरीके से, एक तो जाके
जैसे अमेरिका पुराने टाइम का सर जमींदार हो इसमें गया। मैं दो चीजें हैं, मतलब दो पहलू की मैंने बात बोला करूंगी। एक डकैत एक साहूकार है। इसमें दूसरा पहलू ऐड करूंगी। चिट भी मेरी पट भी मेरी के साथ चाइना खेलता है। जब उसने डेट दिया तो वो सिर्फ डेट नहीं देता है, वो कहता है लेबर भी मेरी होगी। तो जो आप कह रहे थे, तो अगर वो सॉवरेन डेट नहीं डिफॉल्ट हुआ तो उसका लेबर वहां काम कर रहा है, और डिफॉल्ट हो गया तो उसने तो कब्जा ही लिया। मतलब जिसे मैं किसी मतलब पैसा इन्वेस्ट करके भी पैसा घर ही लाता है। चाइना का सीपैक जो हुआ उसमें भी जाम्बिया किसी भी कंट्री में घुसिए, वहां के लोगों को पूछिए, रेलवे लाइन बन रही है, पूछो कि यार सबसे खराब लोग कौन होते हैं पूरी दुनिया से। चाइनीज। जैसे मान लीजिए हमने पूछा तो हमने बोला इंडियंस, नो दे आर स्टिल बेटर। तो इनका खराब, बोला चाइनीज। और बहुत जैसे उनके साथ बड़ा इनह्यूमन व्यवहार करते हैं। चाइनीज कोई बड़े अच्छे लोग नहीं है। काइंड ऑफ डिफरेंट, ये इकोनॉमिक कॉलोनिज्म है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया colonization में है, साउथ ईस्ट एशिया में मैडम, इंडोनेशिया के लोग चाइनीज को पसंद नहीं करते हाँ हैं। जी। थाईलैंड के लोग चाइनीज को पसंद नहीं करते हैं। सिंगापुर में तो फिर भी चाइनीज हैं, तो कोई बात नहीं है। वियतनामी चाइनीज को पसंद नहीं करता है। एक तो लाउड हैं। उसको बतख कैसे, बतख को क्या बोलते हैं, क्या करता है, क्वैक 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 क्वैक। तो चाइनीज को वहाँ क्वैक क्वैक बोलते हैं। इंडोनेशिया में आप हैं, अच्छा, तो वो चाइनीज नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्वैक क्वैक पीपल। बहुत डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, डोमिनेंस ज्यादा है, लाउड हैं। चाइनीज आपको जुआ कौन चला रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, बताइए? चाइनीज चला रहा है। सारे जुआ घर ऑस्ट्रेलिया से लेके नेपाल तक आपको चाइनीजों के मिलेंगे, मेजॉरिटी। ये बहुत गुस्सा, बहुत श्रूड बिजनेसमैन, बहुत श्रूड बिजनेस तरीके से वो घुस चुके हैं। और अच्छे बिजनेस में भी और सिन बिजनेस में भी, और इवन अदरवाइज बिजनेस। नहीं, ये तो अभी सीपैक की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो चाइनीज कंपनी ही आकर पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, खुद ही फंड देते हैं, खुद ही काम करते हैं, और उस देश से वो सारा सामान खुद के लिए रख लेते हैं कि अब ये हमारा रास्ता बन पोर्ट गया। भी ले लेते हैं पोर्ट कि भी भैया ले मेरा तो यहाँ से ऑल्टरनेटिव रास्ता, मुझे कॉरिडोर्स चाहिए। बीआरआई भी तो यही किया, हम रेजिस्ट करते हैं, एक्साइज चेन के ऊपर से निकाल लिया, कब से हमने दे रखा है। तो ये सब लॉन्ग विजन से हम चले ही नहीं थे। अब एक और मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है, फिर हम इसको बात खत्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन में जैसे हम अपने देश में बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब काम कर रहा होता है तो उसका एक निहित स्वार्थ होता है। जैसे हमारे देश के अंदर कुछ उद्योग घरानों के, अडानी अंबानी के कॉमन नाम ले लिए जाते हैं कि साहब अडानी को अब ये भी मिल गया, अडानी को बंगाल के अंदर पोर्ट मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिल जाएंगी, ये सब। चाइना में ऐसा कौन घराना है जो कि इन सबसे बेनिफिट होता है? मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूं, सभी वहाँ स्टेट है, मेजॉरिटी स्टेट कंपनीज हैं, मेजॉरिटी स्टेट कंपनीज Okay. हैं, मेजॉरिटी स्टेट कंपनीज हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट चाइना में इसका विपरीत है। जैक मा वहां का सबसे रिचेस्ट आदमी था, गायब दुनिया हो में गया। 5 टॉप 5 में था। वो बंदा 3 साल तक गायब। आप यहाँ 3 घंटे के लिए, आपने अदानी अंबानी का नाम लिया, 3 घंटे के लिए मुकेश अंबानी को या अदानी को आप गायब कर दो, हाहाकार मच जाएगी। तो जो सर ने, आपने भी एक वर्ड यूज किया था, तो मैं वहां पे नहीं टोकी आपको। आपने कहा कि एक डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी, मेरा इसमें अंकित जी बिल्कुल विपरीत विचार है। डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन, ये 2 डी साथ नहीं चल सकते हैं। डेमोक्रेसी या डिसिप्लिन, आपको डेमोक्रेसी के नाम पे डिसिप्लिन को आपने बिल्कुल नकार रखा है। जो आपने कहा चाइना कैसे प्रोग्रेस किया, मैं आपसे वैसे भी ये बात कर रही थी। हमारी कंट्री में मैं अगर मानती हूं कि सबसे बड़ा लेक्यूना जो है वो एक हमारी ब्यूरोक्रेसी है। सर अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कि वहां पे चाइना में आप करके देख लीजिए, विदाउट अकाउंटेबिलिटी किसी से काम करवा लीजिए। स्टेट कैसे काम करता है? सर स्टेट, बिकॉज डेमोक्रेसी नहीं है ना, डंडे के जोर पे। जैसे अपन ने ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी इज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डेमोक्रेसी के। बिल्कुल। चाइना में भी स्टेट काम कर रहा है, तो स्टेट किन के थ्रू काम करता है? स्टेट इन्हीं के थ्रू काम करता है, बट विद अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उनको पता है कि आज डिलीवर नहीं किया तो कल मेरे साथ एग्जीक्यूशन तक मेरा हो सकता है। बाकी चीजें तो बात की बात है, टर्मिनेशन सस्पेंशन की तो वहां बात ही नहीं होती है। आपने जो दुबई का एग्जांपल दिया था, वहां डेटरेंस इतना बड़ा है कि आपने अगर ये काम किया तो आपको वहीं चौराहे पे खड़े होकर मार दिया जाएगा। तो वो जो डेटरेंस है, तो वो डिसिप्लिन उसके बाद आता है। तो डेटरेंस सबसे पहले है कि इंप्लीमेंटेशन वहां इतनी स्ट्रांग है, अकाउंटेबिलिटी वहां इतनी स्ट्रांग है। मैं यहाँ लेबर का एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगी, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एक बड़ा छोटा एग्जांपल है हाउस हेल्प्स, मेड्स, या घर में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री वर्कर्स में काम करें, क्योंकि आपने भी वहां चाइना का एग्जांपल दिया। यहाँ पे आप नोएडा पे सड़कों पे लोग उतर आते हैं, मिनिमम वेजेस अचानक से जहां 2-3% सालाना बढ़ती हैं, एकदम 38% 40% बढ़ जाती हैं, सब कुछ होता है, आप सारी फ्रीबीज देते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आज मेरे घर पे खड़ी हुई मेड यहाँ पे अपने मोबाइल में अपने ईयरफोन्स दागेगी और अपना काम भी करेगी। आप उसको बोलेंगे नहीं भाभी जी दूसरे में तो मेरे को काम ऐसे करने देते हैं, आप टोकती बहुत हो, आप टोकती बहुत हो, इज द मेंटालिटी हियर। वहां पे आप फैक्ट्री में जाओगे, भैया फैक्ट्री वर्कर आपको खड़े होके भी नहीं देखेगा अगर आप विजिटर हो तो। वहां पे इतना तगड़ा
एक वो जो एटीट्यूड बन चुका है, शायद डेटरेंस फॉर डर, वो शायद वहां से शुरू हुआ, लेकिन अब सबके एटीट्यूड्स में आ चुका है। तो हम यहाँ केवल डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन के नाम पे कि डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, नहीं आता है। एक बड़ी डिबेट है, मतलब कि डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन, ऑटोक्रेसी, ये एक डिबेट का हिस्सा है। अब चाहे आप राजशाही देखें उठा करके, तो राजशाही में गल्फ जिस तरह से सक्सेसफुल हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक तरीका ही अपनाया, क्योंकि लोगों में उतना डर था कि आप सरकार के खिलाफ अरब स्प्रिंग जैसी चीजें तो नहीं कर सकते, अगर करोगे तो उसका देखिए एक आखिरी बात आपसे कह देता हूँ, जैसे जो आपने कहा ना कि चाइना में दोनों तरह की कंपनियां डोमिनेट करती हैं। जैसे मान लीजिए जो हमने बोला पेरू में बंदरगाह बनाया, वहाँ की स्टेट कंपनी है, तो मेजॉरिटी कंपनी जो इस तरह के कामों में है, जो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए हुए हैं, जिसने पोर्ट में पैसे लगाए हुए हैं, जिसने तेल के कुओं में पैसे लगाए, उसमें से मेजॉरिटी आपको मिलेगी वहाँ की सरकारी कंपनी। कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे पनामा था, जिस कंपनी को बाहर निकाला, ये सीके हचिसन था, जिसको पहले हम लोग पहले कौन सा मोबाइल था जिसको ऑन करता था ये यहाँ पे, एक विजन वाला जिसका नहीं यहाँ पे जो एसआर जो बाद में बना था हचिसन, हाँ हचिसन, तो सीके हचिसन, वो हचिसन बम्पोआ वो कंपनी, सीके हचिसन उसी कंपनी है। तो वो प्राइवेट कंपनी वहाँ पे थी पनामा में, दोनों बंदरगाह पे, जिसमें एक बंदरगाह को भगा के उसने मार्स को दिया। मार्स जो सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, जो डेनिश कंपनी है, और दूसरा जो है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो दोनों अलग अलग बंदरगाह पे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट, एक सेकंड बस, प्राइवेट कंपनीज भी जहां चाइना को लगता है कि यहाँ प्राइवेट कंपनी से हमारा काम चलता है, वहां वो प्राइवेट कंपनीज को भेजता है। जहां उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट है, वहां पे वो अपने स्टेट कंपनी को पैसा लगाता है। चाइना इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड वेयर 3 एयरलाइंस होल्डिंग 60% ऑफ द शेयर, दे ऑल आर गवर्नमेंट कंपनीज, चाहे एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न। वो पब्लिक कंपनीज को बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब ये वैसी वाली बात हो गई। जब अपन वर्ल्ड इतिहास की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो उसमें दो उदाहरण आते हैं कि ब्रिटेन चला कंपनी बना करके दुनिया पर राज करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, दुनिया भर की कंपनियां बनाई। ऐसे ही फ्रांस चला स्टेट ओन कंपनीज लेकर के, और दोनों के बीच में जब हम रिफ्ट पढ़ते हैं, चाहे इंडिया के अंदर पढ़े, कार्नेटिक वॉर पढ़े, तब चर्चा यही निकल कर आती है कि दोनों के डिसीजन टेकिंग में, क्योंकि मेरा जो असल रूट कॉज है वो ये जानने का है कि फ्रांस के भारत में फेल होने के जब कारण पढ़ाए जाते हैं कि भारत में फ्रांस क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बोले इनके डिसीजन वहां से आते थे। और ब्रिटेन क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इनके डिसीजन यहीं की यहीं हो जाते थे। चाइना ने, आपने थोड़ी देर पहले जिस तरह से हम स्टेट की बात कर रहे थे, तो उसने स्टेट रन तरीके से काम करते हुए दुनिया में अपना जो एम्पायर फैलाया। केवल स्टेट रन होना उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, फिर शायद प्राइवेट का पार्ट उसने ऐड किया। तो ये दोनों का जो उसने क्या कहें इसको, ऑलिगो मार्केट बनाया, ऑलिगोपॉलिक तरीके से, शायद ये एक अपने आप में बहुत बड़ा लगता है कि टेक अवे है चाइना की सक्सेस का। मतलब कहां तक आप सहमत हैं इस बात से कि चाइना का सक्सेस मॉडल किसको आप ज्यादा एडवांटेज देंगे? सरकार पूरी तरह कंट्रोल करती है, या फिर प्राइवेट कंपनीज भी वैसे काम कर पाती हैं जैसे इंडिया में काम कर पाती हैं? पर वहाँ प्राइवेट कंपनीज ऐसे काम नहीं करती ना जैसे इंडिया में कर पाती हैं। वो भी स्टेट कंट्रोल्ड ही है, मतलब कहने को वो प्राइवेट है, लेकिन उनके पूरे नियम कानून। इस समय अमेरिका में भी हो गया ना, अमेरिका में वो अमेरिका धीरे धीरे अब बड़ी कंपनीज में स्टेक अपने मांग रहा है। हर बड़ी कंपनी के अंदर वो सरकार स्टेक मांग रही है। तो क्योंकि चाइनीज मॉडल से ही उन्होंने ये चीज सीखी है ना, चाइना का जो अब तभी वहां पे आप देखो ना, बिजनेसमैन वहां पे क्यों वेरी है। जो चाइना +1 वाली जो थ्योरी है, वो अब +1 में इंडिया को देख रहे हैं, या वियतनाम को देख रहे हैं, या कोरिया को देख रहे हैं। तो कंपनीज क्यों देख रही हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई वहां जाकर भी प्राइवेट की तरह तो ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो हमेशा एक +1 के जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ढूंढती हैं। तो चाइना का बेसिक जो मतलब अब ऑटोक्रेसी कह लीजिए उसको, या स्ट्रेट रन तरीके से कह लीजिए, फिर वही डेमोक्रेसी की फ्लिप साइड्स होती हैं हर चीज का। देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगला पॉडकास्ट आप चाइना से करिए। मैं वही जस्ट बोलने वाला था, जो आपने एक लाइन उसमें बहुत कुछ बैन हो जाएगा, फिर बहुत कुछ नहीं जा पाए सर। वहां टिनामिन स्क्वायर हो जाता है, यहाँ ऐसा कुछ आप सोच भी नहीं सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सर ने एक लाइन बोली थी कि चाइना पर चर्चा तो अनंत चल सकती है, लेकिन चाइना के बारे में बिना चाइना जाए पता नहीं चलता। और चूंकि मोदी जी ने मना कर रखा है, वो मानते हुए कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद चले जाएगा, लेकिन वहाँ पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, और होपफुली हमारी ऑडियंस ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिए हो। हमारा उद्देश्य आप तक पर्सपेक्टिव पहुंचाना है, नजरिया जानिए दुनिया कैसे सोचती है, क्या करती है। और जब आपको नजरिए मिलते हैं तो आप खुद इवॉल्व होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा था आपके लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन ये सबसे ऊपर की चीज है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है कि भारत को आवश्यकता है कि एआई पर काम किया जाए। मुझे नहीं पता कि मैं आपको इंजीनियर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस तो जरूर पहुंचा दूंगा। अवेयरनेस इस बात की कि असल में एआई कैसे डिफरेंट है, आज के इंटरनेट से क्या कर रहा है।
अगर आप इस सूचना को भी सुनने के बाद में जानने के इच्छुक हैं कि अल्टीमेटली एआई क्या कर रहा है, तो अभी कुछ ही देर में हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लाइव क्लासेस में हम आपको ना केवल एआई का तुलना करके इंटरनेट से समझाएंगे कि क्या है, उसके अलावा भी आपको वेबसाइट बनाना, इमेज क्रिएशन, तमाम वो चीजें जो आप इंटरनेट से एक्सपेक्ट करते हैं, आप वेबसाइट बनाना लाइव क्लास में सीखेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, समर कूपन कोड के साथ 33% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अभी जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मुलाकात होती है क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।